हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स में 2 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। लेक्चर आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी कर सर्च करिएगा, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा और इसके साथ ही आप इस लेक्चर का टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसके बाद आप अपने एग्जाम की तैयारी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ऐप को जरूर डाउनलोड करें। हमारे ऐप पर जुलाई मंथ का जो मंथली करेंट अफेयर्स है और अभी अगस्त माह का जो मंथली करंट अफेयर्स है वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भारत में वर्तमान में कौन क्या है, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, साइंस के 1000 से अधिक प्रश्नों का पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और इन सभी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस महीने मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट डे है और इंपॉर्टेंट सप्ताह है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मनाया जाता है दोस्तों सितंबर में। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस महीने मनाया जाता है? सितंबर माह में मनाया जाता है। कब से कब तक? 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। थीम क्या है 2022 की? सेलिब्रेट ए वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। केंद्र सरकार ने 1982 में एक अभियान राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू करने का निर्णय लिया था। तो दोस्तों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया की, उसने 1982 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू करने का निर्णय लिया था। यहां पर बात आई है सप्ताह की। तो दोस्तों, अभी हाल ही में विश्व जल सप्ताह भी मनाया गया है। कब से कब तक मनाया गया है? तो 23 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक मनाया गया है। कब से कब तक? 23 अगस्त से 1 सितंबर तक मनाया गया है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जल की बात आई है तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मार्च को। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस रोग के खिलाफ भारत का पहला टीका 1 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत का पहला टीका लॉन्च किया गया है, यानी पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो उनके द्वारा इस टीके को, इस वैक्सीन को लॉन्च किया गया है। वैक्सीन का नाम क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वैक्सीन का नाम जरूर याद रखिएगा। क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। ठीक है, तो इस वैक्सीन का नाम जरूर याद रखना है। क्या है? क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन इसका नाम है। इसको किसने डेवलप किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। दोस्तों, यहां पर वायरस की बात आई है तो वायरस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं, यानी वायरस से होने वाले कुछ रोग डिस्कस करते हैं। पोलियो की बात करें दोस्तों, तो पोलियो किस वायरस से फैलता है? तो पोलियो वायरस से फैलता है। ठीक है, इसके अलावा इन्फ्लुएंजा, तो ये ऑर्थोमिक्सो वायरस से फैलता है। खसरा, ये पैरामिक्सो वायरस से फैलता है। और कोविड 19 को जरूर याद रखिएगा। जो कोविड 19 है दोस्तों, ये किस वायरस से फैलता है? इसको जरूर आप याद रखिएगा। कोविड 19 वाला एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो ये SARS CoV-2 वायरस से फैलता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। तो SARS CoV-2 वायरस से फैलता है कोविड 19। ठीक है, तो ये वायरस से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट रोग थे, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत का पहला वर्चुअल स्कूल किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, आजकल स्कूलों की बात कहां पर चल रही है? तो स्कूलों की बात चल रही है दिल्ली में। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके द्वारा एक वर्चुअल स्कूल को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इस स्कूल में देश भर के छात्र प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर पहले की बात आई है तो पहला वर्चुअल स्कूल तो कहां पर लॉन्च किया जा रहा है? दिल्ली में लॉन्च किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने इसे लॉन्च किया है। और अभी हाल ही में पहली बात जो हुई है भारत में, और गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाया जाएगा। कहां पर बनाया जाएगा? गुजरात के हजीरा में।
दोस्तों दुनिया के पहले सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन बने हैं। उन्होंने 1950 विकेट लिए हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। तो ये कुछ पहली बातें हैं जो कि हुई हैं अभी हाल ही के दिनों में। ठीक है, तो भारत का पहला वर्चुअल स्कूल किसने लॉन्च किया है? अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, ओएनजीसी के नए अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ओएनजीसी के नए अंतरिम अध्यक्ष कौन बने हैं? राजेश कुमार श्रीवास्तव। कौन बने हैं दोस्तों? राजेश कुमार श्रीवास्तव। उन्होंने किसका स्थान लिया है? अलका मित्तल का स्थान लिया है। अलका मित्तल के बारे में आप याद रखिएगा, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अलका मित्तल। तो अब उनकी जगह राजेश कुमार श्रीवास्तव आ गए हैं। ठीक है, और अलका मित्तल का कार्यकाल कब तक था? 31 अगस्त 2022 तक। ठीक है, तो 31 अगस्त 2022 तक इनका कार्यकाल था। अब कार्यकाल खत्म हो गया है, तो अब राजेश कुमार श्रीवास्तव जो हैं वो ओएनजीसी के अध्यक्ष बन चुके हैं। ओएनजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन होता है। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को की गई थी। इसके प्रोडक्ट क्या हैं, यानी यह कौन कौन सी चीजें बनाता है? तो पेट्रोलियम से संबंधित जो चीजें होती हैं उनको बनाता है। नेचुरल गैस, एलएनजी, लुब्रिकेंट बनाता है, पेट्रोकेमिकल्स बनाता है। तो ये सभी चीजें बनाने का काम कौन करता है? ओएनजीसी करता है। तो दोस्तों यहां पर नियुक्ति की बात आई है, तो हाल ही में हुई नियुक्तियां भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मर्सिडीज बेंज इंडिया के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? संतोष अय्यर बने हैं। इंपॉर्टेंट होगा। आदिल सुमरीवाला ने भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष का पद संभाला है। ठीक है, तो भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने हैं? आदिल सुमरीवाला बने हैं। जस्टिस उदय उमेश ललित भारत के 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि दोस्तों भारत के 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? जस्टिस यू ललित बने हैं। केबी सुब्रमण्यम आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा भारतीय वैज्ञानिक समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये भी नियुक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों समीर वी कामत जो है वो डीआरडीओ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। विक्रम दोराई स्वामी इंग्लैंड में भारत के हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियुक्ति है ये। तो विक्रम दोराई स्वामी को याद रखिएगा, वो यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड में भारत के नए हाई कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। आईएफएस ऑफिसर हैं नागेश सिंह, तो उनको थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये हैं हाल ही में हुई नियुक्तियां, इनको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक्स्ट्रा नॉलेज को डिस्कस किया था और उसमें डिस्कस किया था वर्तमान में कौन क्या है, तो उसके पार्ट 2 को हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसके पहले वाला यानी 1 सितंबर का वीडियो देखिएगा, आपको जो वर्तमान में कौन क्या है उसके वीडियो में मिल जाएगा, तो आप उनको नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह हैं। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह हैं। राज्यसभा के महासचिव कौन है? पीसी मोदी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल हैं। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? विक्रम मिश्री हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है दोस्तों? वी अनंत नागेश्वरन हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह हैं। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? बलबीर सिंह चौहान हैं। इसके अलावा भारतीय रेल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा हैं। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है? भगवान लाल साहनी हैं। तो दोस्तों ये है वर्तमान में कौन क्या, यानी ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर दें, दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिससे दोस्तों आप अपने चैनल स्टडी कर को सपोर्ट कर सकें। अगला प्रश्न है, कॉलिन डी ग्रैंडहोम किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो दोस्तों जो कॉलिन डी ग्रैंडहोम है वो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं और उन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। कॉलिन ने 19 टेस्ट, 45 वनडे और 41 टी20 मैच खेले हैं। किसके लिए? न्यूजीलैंड के लिए। दोस्तों क्रिकेट की बात आई है तो क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था कौन होती है? आईसीसी, जिसे हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 15 जून 1909 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है।
और दुबई कहाँ है? यूएई में है। दोस्तों यूएई से आपको एक चीज याद आई होगी, एशिया कप का आयोजन कहाँ हो रहा है? यूएई में हो रहा है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 कितने लोगों को प्रदान किया गया है? तो दोस्तों जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है 2022 का, तो ये कितने लोगों को दिया गया है? तो ये इस साल 4 लोगों को दिया गया है। कौन कौन से 4 लोग हैं? तो कंबोडिया के मनोचिकित्सक हैं सोंथियारा छिम, जापान की नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं तसासी हतोरी, और फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं वर्नाडेट मैड्रिड, और फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता हैं गैरी बेनेचेगी। तो इन सभी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। अभी इनका नाम अनाउंस किया गया है, नवंबर में दोस्तों इन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। यहां पर बात आई है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की, तो इससे जुड़े हुए सभी फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों यह पुरस्कार फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद से 1958 से प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, इस पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक के अलावा $50,000 भी प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है। यह पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, समाज सेवा, सरकारी सेवा, पत्रकारिता, जनसंचार, सामुदायिक नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए ये दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? विनोबा भावे, जिन्हें 1958 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मदर टेरेसा, अरविंद केजरीवाल, और 2019 में पत्रकार रवीश कुमार को यह पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों अब तक 52 ऐसे लोग हैं जिन्हें 52 ऐसे भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिल चुका है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, टी20 क्रिकेट में 3500 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 3500 है, तो 3500 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। ठीक है, तो टी20 क्रिकेट में 3500 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। रोहित शर्मा ने 31 अगस्त 2022 को दुबई में चल रहे एशिया कप में हांगकांग के खिलाफ मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। न्यूजीलैंड के जो मार्टिन गुप्टिल हैं वो दूसरे स्थान पर हैं, जिनके नाम 3497 रन है, और तीसरे स्थान पर विराट कोहली हैं जिनके नाम 3343 रन है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नुआखाई उत्सव जो है वो उड़ीसा में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है दोस्तों? उड़ीसा में मनाया गया है। यह एक कृषि पर्व है। इस त्योहार में लोग फसल काटने से पहले देवताओं को ऋतु के नए चावल चढ़ाते हैं, और उड़ीसा के साथ साथ यह छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, इस नुआखाई का मतलब आप समझ जाएंगे तो आप इस पूरे पर्व को समझ जाएंगे। नुआ मतलब होता है नया, और खाई का मतलब है फूड या भोजन, तो नया भोजन। तो दोस्तों फसल काटने से पहले देवताओं को नए चावल चढ़ाए जाते हैं, तो इसलिए इसे नुआखाई उत्सव कहते हैं। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक हैं। ठीक है, और गणेशी लाल यहाँ के कौन है? गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों भारत और नेपाल के बीच जैव विविधता संरक्षण पर हाल ही में समझौता हुआ है। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित जैव विविधता संरक्षण पर नेपाल सरकार के साथ समझौता किया है। इसका उद्देश्य क्या है? जैव विविधता संरक्षण करना, वन और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग करना और मजबूती बढ़ाना। दोस्तों यहाँ पर नेपाल की बात आई है, तो नेपाल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। यहाँ की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेर बहादुर देउवा है। कौन है दोस्तों? शेर बहादुर देउवा। अब जैव विविधता से रिलेटेड क्यों नेपाल के साथ साझेदारी की गई है, समझौता किया गया है? क्योंकि दोस्तों जो हिमालय का क्षेत्र है वो भारत और नेपाल दोनों देशों में पड़ता है, और हिमालय के क्षेत्र में अत्यधिक जैव विविधता है, तो इसीलिए भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए
रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका मेघालय। तो मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं कॉनरैड संगमा, तो उनके द्वारा रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान विभिन्न पशुधन खेती गतिविधियों के माध्यम से एक स्थायी आजीविका अर्जित करें। यानी इसका उद्देश्य यह है कि जो किसान है वो पशुधन खेती यानी कि पशुपालन करके और एक स्थायी आजीविका अर्जित करें। दोस्तों, सुअर पालन योजना के माध्यम से राज्य पोर्क आपूर्ति की कमी को दूर करने की भी योजना बनाई है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि जो मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनरैड संगमा, उनके द्वारा रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की गई है। बात आई है मेघालय की, तो मेघालय से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, मेघालय पूर्वोत्तर का राज्य है और इसका पड़ोसी राज्य कौन है? तो याद रखिएगा इसका पड़ोसी राज्य है असम। कौन है दोस्तों? असम है और इसकी सीमा बांग्लादेश से भी लगती है। चलिए इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। गठन कब हुआ था इसका? 21 जनवरी 1972 को। राजधानी क्या है? शिलोंग है। राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक है। मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरैड संगमा है जो कि एनपीपी पार्टी से हैं। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 60 हैं। राज्यसभा सीट कितनी है? 1 है। लोकसभा सीटें कितनी है? 2 हैं। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है इसका? 21 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये सभी पॉइंट आप मेघालय के बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, आज का प्रश्न है आपके लिए, मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसे आप लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।